हेलो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आपको राम राम। मैं प्रतीक चौधरी बड़ेसरा डिफेंस एकेडमी चढ़ावा में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है राजस्थान की सभ्यताएं। तो अपन आज जो ये नया टॉपिक कवर कर रहे हैं इसका नाम है राजस्थान की सभ्यताएं। तो इसके बारे में जानते हैं कि राजस्थान की जो सभ्यता है क्या है, इसका क्या मतलब है। तो अगर आपने इसके बारे में, सभ्यता के बारे में यदि कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा कि राजस्थान की सभ्यताएं क्या होती है, मतलब इसका बेसिक भी आपको नहीं पता, तो फिर भी आपके लिए क्लास यूजफुल रहेगी। मैं आपको इसके बेसिक से लेके और लास्ट तक पढ़ाऊंगा। यदि आपने पढ़ रखा है तो फिर वैसे आपके लिए यूजफुल है कि आपका रिवीजन हो जाएगा, और यदि आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ रखा तो मैं आपको बेसिक से लेकर इसकी जो भी बातें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी बातें मैं आपको कवर करूंगा। तो अपना टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं। तो उससे पहले एक बार अपने को सभ्यता के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो इसका एक बार सभ्यता से स्टार्ट करते हैं। अपन सभ्यता स्टार्ट करने से पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये जो टॉपिक आएगा किसमें आएगा, राजस्थान के इतिहास में। तो थोड़ा इतिहास के बारे में अपन जानते हैं। इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया। पहला आएगा प्राक ऐतिहासिक, दूसरा आएगा अद्य ऐतिहासिक, और तीसरा भाग आएगा ऐतिहासिक काल। अब इनका क्या मतलब है। जो प्राक ऐतिहासिक है इसमें क्या आएगा, जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, आदि मानव की जब से उत्पत्ति हुई है, कि जैसे पहले ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड से फिर अलग होकर जो पृथ्वी है वो अलग से ग्रह बना, फिर कैसे कैसे पृथ्वी पे जो आदि मानव उसकी उत्पत्ति हुई। जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट आएगा, स्टार्टिंग के जो अपना मतलब टाइम आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा प्राक में। अब इसमें क्या आएगा, इसमें उस टाइम की अपने को कोई भी लिखी हुई चीज़ें नहीं मिली। तो इसका मतलब क्या है कि उस टाइम में जो लिखने की पद्धति थी वो उस टाइम नहीं थी। तो इसमें जो अपने को चीज़ ध्यान में रखनी है क्या आएगा, कोई अपने को लिखित साक्ष्य उस टाइम का अवेलेबल नहीं मिला। लिखित साक्ष्य नहीं मिला। फिर अध्याय में क्या आएगा, अध्याय ऐतिहासिक में आएगा कि उस टाइम के अपने को लिखी हुई चीजें मिली है, लेकिन वो लैंग्वेज है वो अपने को किसी को समझ नहीं आई। तो लिखित साक्ष्य है लेकिन वो अभी तक अपन क्या है उसको पढ़ नहीं पाए। लिखित है परंतु समझने योग्य नहीं, या फिर उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए। मतलब वो जो लैंग्वेज थी वो अपने को समझ नहीं है। ऐतिहासिक है, फिर इसके भी फिर 3 भाग होते हैं, प्राचीन और मध्य और आधुनिक। अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सभ्यता। सभ्यता के अकॉर्डिंग मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं उसमें अपने को ये दोनों हैं, प्राक और अद्य, ये दोनों के बारे में थोड़ा जानना है। ऐतिहासिक जो आएगा उसमें सभ्यताओं से रिलेटेड बहुत कम चीजें आएंगी। अपना जो मेन उद्देश्य है वो किसका, कि अपने को सभ्यता का मतलब समझना। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सभ्यता का मतलब क्या होता है कि उस टाइम जो लोग थे, उस टाइम का मतलब स्टार्टिंग के टाइम, जो प्राक वाले टाइम और अद्य वाले टाइम में, तो उस टाइम जो लोग थे वो मतलब उनका रहना सहना क्या था, उनका खाना पीना क्या था, उनका जो व्यवसाय था वो क्या था, किस टाइप से वो रहते थे। तो वो सारी जो चीजें वो अपने को जो मिली हैं, आज उनके अवशेष मिले, तो उन अवशेषों के आधार पे अपन ने जो डिसाइड किया कि उस टाइम जो लोग थे वो कैसे रहते थे, क्या उनका खाना पीना था, क्या उनका व्यवसाय था, किस टाइप के वो कपड़े पहनते थे, किनको देवी देवता के रूप में मानते थे। तो वो सारी चीजें आज अपने को कहीं ना कहीं से प्राप्त हुई। तो उन सब चीजों के आधार पर अपन ने क्या डिसाइड किया कि उस टाइम लोग थे वो इस टाइप से रहते थे। तो उस चीज को अपन किस में कवर करेंगे, वो चीज होती है वो सभ्यता होती है। इनका कोई लिखित में साक्ष्य अपने पास अवेलेबल नहीं होता। वो जो चीजें इनके आधार पे अपने को प्राप्त हुई उनके आधार पे अपन ये बताते हैं कि उस टाइम ये अपनी व्यवस्था थी। तो उस टाइम अपने को एक चीज और ध्यान में रखना, जो सभ्यता होगी, अब जो इंसान का जो पहला जो प्राचीन मतलब पहला मान के चलो आप कि पहला जो व्यवसाय था, जो व्यवसाय मान के चलो, या फिर जो अपने जीवन यापन के लिए जो करता था वो क्या आएगा, वो कृषि व्यवसाय आएगा। कौन सा आएगा, कृषि व्यवसाय आएगा। अब कृषि के लिए क्या जरूरी होता है, अगर अपन खेती करेंगे तो खेती के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि खेती के लिए अपने को क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो पानी अपने को कहाँ पे मिलेगा, उस टाइम ये तो था नहीं कि कुएं वगैरह नलकूप वगैरह थे, तो जो उस टाइम का जो पानी वो अपने को कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा नदियों के पास। तो जो भी सभ्यताएं आएंगी वो कहाँ पे आएंगी, वो किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई हुई मिलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उस टाइम के जो लोग थे वो क्या करेंगे, किसी न किसी नदियों के किनारे रहेंगे। तो नदियों के किनारे फिर आज अपने को उन चीजों के अवशेष मिले, तो उसके आधार पर अपन ये बता सकते हैं कि उस टाइम जो लोग रह रहे थे वो किस मतलब उनकी क्या जीवन शैली थी।
तो वो सारी चीजें अपन किस में पढ़ेंगे, सभ्यता में पढ़ेंगे। और सभ्यता मैंने 3 भागों में बता दिया, प्राक है, अद्य है, सॉरी सभ्यता नहीं इतिहास, इसको 3 भागों में। अपने लिए जो सभ्यता के लिए जो जरूरी है वो प्राक और अद्य वाले, ऐतिहासिक है ये तो उसके बाद का टाइम काल आएगा। तो सभ्यता से रिलेटेड चीजें आएंगी वो मोस्टली किस में आएंगी, प्राक में और अद्य में। सभ्यता के लिए अपने को क्या पढ़ना है, ये जो सभ्यता विकसित हुई मिलेगी वो किसके मिलेगी, नदियों के किनारे ही अपने को विकसित हुई मिलेगी। नेक्स्ट चीज देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अपना टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं। अब सभ्यता का मतलब मैं आपको बता चुका कि उस टाइम जो लोग थे उनका रहना सहना क्या था, खाना पीना क्या था, उनका व्यवसाय क्या था, वो मतलब किस किस चीज़ों का यूज करते थे। तो वो सारी चीज़ों के आज अपने को अवशेष मिले, उसके आधार पर अपन डिसाइड कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, सभ्य, जो उनका जो सभ्य तरीके से रहने का जो तरीका था, उन सब चीज़ों को अपने क्या करेंगे, इसमें एनालिसिस करेंगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, एक चीज़ और मैं आपको मतलब एग्जाम के लिए पढ़ने के हिसाब से जो जरूरी है वो स्मार्ट स्टडी कैसे की जाती है उसके बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जिसके बाद कि अपने को इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी वो जरूरी। यदि एक बार आप इस मतलब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, एक बार आप ये मान के चलिए कि आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं, ये अपन खुद नहीं, यहाँ पे सेल्फ लिख ली, ये अपन खुद नहीं, ये किसी अपन किस में जा रहे हैं, कंपनी में जा रहे हैं। तो अब अपने को क्या है, कंपनी वाले को अपन ये नहीं बताएंगे कि मेरे में ये टैलेंट है, या मेरे को ये मतलब मेरे में ये टैलेंट है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मेरे को ये भी आता है, मेरे को ये भी आता है, मेरे को ये भी आता है। उसको अपने इस काम से कोई मतलब नहीं कि आपको क्या आता है। उसको जो जरूरत है वो किस चीज़ की, यदि मान के चलो उसको अकाउंटेंट की जरूरत है, उसको मतलब इस काम से है कि आपको अकाउंट्स हैं वो तैयार करने आते हैं, नहीं तैयार करने आते हैं, उसको एलडीसी की जरूरत है। तो जो एलडीसी का काम होता है उसको जरूरत है कि आपको वो काम आता है नहीं आता, और आप में टैलेंट है उसको उसकी जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है कि आपको अकाउंटेंट वाले अकाउंट की रिकॉर्ड तैयार करने आते हैं क्या, एलडीसी की जरूरत है तो एलडीसी के काम आते हैं क्या। यदि आप अपन पियोन के लिए जा रहे हैं तो उसको ये है कि आपको जो पियोन का जो कार्य होता है, झाड़ू पोछा वगैरह करना, पानी पकड़ाना, ये जो नॉर्मल काम है वो काम अपने को आते हैं या नहीं आते। यदि मैनेजमेंट के लिए जरूरी है तो अपन के पास फिर MBA वगैरह की हुई है नहीं की, उसको जिस काम की जरूरत है वो अपन में टैलेंट वो है या नहीं, तो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अब यदि अपने में जो चीज़ है ना, अपने में जो क्वालिटी है वो यदि है तो अपन कंपनी में जॉब के लायक है, अदरवाइज अपन क्या है, जॉब के लायक नहीं है। तो इस चीज़ का यहाँ पे मतलब क्या हो, किसी भी टॉपिक को, जब भी अपन किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक को यदि अपन पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले अपने को क्या देखना है, अपन एग्जाम किसका देख रहे हैं। अगर राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं तो राजस्थान में 2 बोर्ड है, RPS है, RMBS है जो पटवारी वगैरह के एग्जाम करवाता है। तो इसका अपने को ये देखना कि ये जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उनके। अपने को अगर अपन किसी भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं, सपोज करो अपन राजस्थान पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, तो पढ़ने से पहले अपने को क्या क्या चीज़ जरूरी है कि राजस्थान पुलिस है उसमें अपना राजस्थान का इतिहास टॉपिक आएगा। इतिहास में उसने कौन कौन से अपने को पॉइंट बना के दे रखे हैं, इतिहास में अपने को क्या क्या पढ़ना है। उसमें यदि ये सपोज करो कि अपने को सभ्यता टॉपिक मिल रहा है तो फिर अपने को ये देखना कि इतिहास में जो सभ्यता टॉपिक है इसके बारे में उसके पहले के 15 से 20 सालों के आप पेपर उठाइए राजस्थान पुलिस की, उसमें ये देखिए कि सभ्यता के बारे में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अब ये चीज़ जो मैंने आपको बोली पीछे की 5 मिनट की बात बताई, इसको बोलेंगे अपन स्मार्ट स्टडी, वरना आप लगे रहोगे तो आप कोई अंत नहीं है। सभ्यता पढ़े जाओगे तो सभ्यता में भी आप मतलब 5-6 घंटे, अब अगर यूट्यूब पे अपन लगाएंगे तो 5 या 6 घंटे से कम अपने को सभ्यता की क्लास नहीं मिलेगी। इससे पहले मैंने राजस्थान किसान आंदोलन करवाया, तो यूट्यूब पे आप क्लास लगाओगे तो किसान आंदोलन के अपने को 50 वीडियो मिलेंगे, सभी में अपने को 4 या 5 घंटे की क्लासें मिलेंगी। तो लेकिन मैंने जो क्लास करवाई वो कितनी देर में करवाई, किसान आंदोलन की 50 मिनट में क्लास करवाई। वो मैंने जो करवाई वो किसके अकॉर्डिंग करवाई, किसान आंदोलन राजस्थान के एग्जाम के अकॉर्डिंग करवाई कि पीछे के जो 15 या 20 सालों के मैंने पेपर उठाए उन सब पेपर को एनालिसिस किया। उसके बाद जो रिजल्ट निकला कि सभी पेपर में कुछ कॉमन चीज़ें कि जो बार बार वही रिपीट होती हैं, तो अपने को भी वही चीज़ ध्यान में रखनी कि जो बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं। हाँ, ये भी मैं मान के चलता हूँ कि हर बार कुछ न कुछ नया आएगा, लेकिन वो आता है 5 से 10%। ये मान के चलो 90% चीज़ें हैं वो क्या होती है कि पीछे के जो 20 सालों के पेपर करेंगे तो उनसे अपने को आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के हैं जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। तो ये चीज़ अपने को अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब इसमें अपने को क्या ध्यान में रखना है कि मैंने आपको राजस्थान पुलिस का एग्जाम्पल बताया कि इसमें अपने को क्या करना है, पीछे के 15 से 20 साल के पेपर उठाने, उसमें देखना कि सभ्यता से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को जो बेस बना के फिर वो अपने को क्या करना है उसमें आगे पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों का बेस बनाने के बाद जो चीज़ मतलब जो चीज़ें निकल के आई उसमें मैं आपको बता देता हूँ। सभ्यता यदि अपन पढ़ रहे हैं तो सभ्यता में अपने को क्या पढ़ना है, यदि जो भी अपन सभ्यता पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने बता दिया कि अपन कालीबंगा सभ्यता पढ़ रहे हैं,
तो यदि इस सभ्यता के बारे में क्या क्या पढ़ना है, यदि इस सभ्यता के यदि कोई उपनाम है तो वो अपने को क्या देखना है, उपनाम देखना है। दूसरी चीज जो पढ़नी है कि ये सभ्यता कहाँ पे स्थित है, तो इसकी स्थिति मान लीजिए, मतलब ये जिले का नाम मान लीजिए। इसके बाद जो तीसरी चीज है कॉमन, मैंने आपको बताया कि सभ्यता वो कहाँ पे विकसित होती है, नदियों के किनारे विकसित होती है। तो किस नदी के किनारे, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। चौथी चीज अपने को देखनी है कि जो ये सभ्यता इसकी खोज किसने की, तो इसके खोजकर्ता के बारे में अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज आएगी, यदि फिर उसका उत्खननकर्ता भी बहुत सारी सभ्यताओं के, तो अपने को क्या होना चाहिए, उसके उत्खननकर्ता के बारे में पता होना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट चीज है वो क्या आएगी कि इन सभ्यताओं के आज जो अपने को क्या मिले, अवशेष मिले हैं, फिर साक्ष्य मिले हैं, तो उन सब चीजों के आधार पे अपन ने डिसाइड किया कि उस टाइम लोग कैसे थे, तो उनके जो उत्खनन किया तो उससे क्या मिले, साक्ष्य मिले। तो वो जो साक्ष्य, या फिर आप उसको साक्ष्य बोल सकते हैं या फिर अवशेष बोल सकते हैं, तो यदि वो अपने को कहीं कुछ प्राप्त हुए तो उनके भी अपने को नाम पता होना चाहिए। फिर एग्जाम में ये चीजें, तो ये जो 5 या 6 कॉमन पॉइंट हैं कि एग्जाम में आप किसी भी इनका जो सभ्यताओं का यदि पेपर उठा के देखोगे पिछले 15 या 20 साल से, तो ये सब जो क्वेश्चन है मैंने 5 से आपको ये पॉइंट बताए, ये सब पॉइंट ही बार बार रिपीट होते हैं। तो जो अपने मेन फोकस है वो अपने को क्या करना कि ये जो 5-6 पॉइंट है ये सभी में कवर करने हैं, तो इन सभी का अच्छे से ध्यान रखना है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ की यदि तैयारी करो तो उसमें जो भी टॉपिक है पहले उस टॉपिक का अपने को मतलब पता होना चाहिए, और उसके बाद फिर क्या देखना है कि वो जो टॉपिक जिस एग्जाम में आ रहा है उस एग्जाम के अपने को पिछले 15 से 20 साल के पेपर उठाने चाहिए, और फिर उन पेपर उठा के अपने को ये एनालिसिस करना चाहिए कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको जो ये 50 मिनट का ये पढ़ाया था, इसमें किसान आंदोलन पढ़ाया था, तो किसान आंदोलन के 50 मिनट की क्लास में मैंने आपको क्या कहा था कि आप 10 क्वेश्चन करोगे तो उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आपके 50 मिनट की क्लास में होंगे। ये सब मैंने जो डिसाइड किया वो उसी पीछे के 15 या 20 सालों के जो पेपर उठाए उसके आधार पे मैंने क्या किया था, ये डिसाइड किया था। तो जो सभ्यता है ये भी अपन उसी हिसाब से पढ़ेंगे। अपनी जो 1-1.25 घंटे की जो भी क्लास होगी उसमें मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें रिपीट कराऊंगा। जो एग्जाम में जो चीज़ें बार बार रिपीट होती है वो मैं आपको यहाँ पे क्या करवाऊंगा, कवर करवाऊंगा। इसके बारे में आपको ये कह रहा हूँ कि आप 10 क्वेश्चन यदि सभ्यताओं के करोगे, राजस्थान की सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन अपनी इसी क्लास से क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो ये चीज़ है, अपने को कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसमें क्या है, जो सभ्यताएं पढ़ रहे हैं तो इसमें अपने को क्या देखना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो ये 5-6 चीज़ें जो बार बार रिपीट होती हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि अपने को इस अकॉर्डिंग पढ़ना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपना टॉपिक है राजस्थान की सभ्यता। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता चुका, इसका बेसिक बता चुका, सभ्यताएं क्या होती हैं, और फिर अपने को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। अब जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ है जो अपने पहली सभ्यता पढ़नी है वो अपने को पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता। पहली जो सभ्यता वो कौन सी है, कालीबंगा सभ्यता। अब जो मैं 4-5 जो सभ्यताएं जो बार बार रिपीट होती है, एक बार उसके बारे में बता देता हूँ। पहली जो एक कालीबंगा सभ्यता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उदयपुर की कालीबंगा सभ्यता आएगी, हनुमानगढ़ की साइड आएगी। दूसरी आड़ सभ्यता आएगी जो उदयपुर की साइड आएगी। एक गणेश्वर सभ्यता आएगी जो सीकर की साइड आएगी, और बैराट सभ्यता वो जयपुर की साइड आएगी। तो ये जो 4 सभ्यताएं, इन चारों को आप एक साथ कंपेरिजन करके पढ़ना। अब यहाँ पे तो क्या है कि बोर्ड छोटा है तो मैं आपको एक साथ कंपेरिजन करवा के नहीं पढ़ा सकता, लेकिन आप जब अपनी कॉपी या रजिस्टर में जब भी लिखो तो इनको एक साथ कंपेरिजन करके लिखना, कारण कि वो चीज़ आपके लंबे टाइम तक याद रहेगी और वो पढ़ने में भी क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो आप उसको किस हिसाब से लिखो मैं बता देता हूँ। जैसे अपन ने पहले क्या लिखा है, कालीबंगा सभ्यता, तो आप जो ऊपर हेडिंग बनाओ उसमें पहला पॉइंट लिखना सभ्यता, और फिर सभ्यता में आप नीचे क्या लिखना, नाम लिखना कि कौन सी है, कालीबंगा सभ्यता। उसके बाद आप दूसरा क्या लिखना, कालीबंगा सभ्यता का यदि कोई उपनाम है तो आप उसके नीचे लिख लीजिए इसका उपनाम, जो इसके उपनाम है वो आप नीचे लिख लीजिए। इसके बाद आप दूसरा पॉइंट लिखिए ऊपर स्थिति। स्थिति का मतलब कौन से जिले में स्थित है। तो ये आप सभी जो मैंने आपको मोस्ट जो 4 सभ्यताएं बताई उन सभी का एक साथ कंपैरिजन करके आपको नीचे क्या लिखना, स्थिति लिखना है। तीसरे में फिर क्या लिखना अपने को, तीसरे में यदि उनका जो खोज कि इनकी खोज किसने की, तो उस व्यक्ति का नाम नीचे लिखना है। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखना है उसका उत्खननकर्ता, उनका उत्खनन है वो किसने किया, तो आप सभी को उसके उत्खननकर्ता के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो लिखेंगे मतलब नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे ये सभ्यता है वो विकसित हुई है। तो ये तो 4-5, और फिर उसके बाद यदि अवशेष या साक्ष्य, यदि उनसे अपने को अवशेष या साक्ष्य प्राप्त हुए तो उनका भी आप पॉइंट बना लीजिए। मतलब ये जो 5-6 पॉइंट हैं ये आप ऊपर एक लाइन में ऊपर बना लीजिए। फिर इनके नीचे ऐसे पहले कालीबंगा के बारे में लिख लीजिए, फिर नीचे आड़ के बारे में लिख लीजिए, गणेश्वर के बारे में लिख लीजिए, बैराट के बारे में लिख लीजिए। जो बार बार रिपीट होती है वो तो 4-5 ही हैं, बाकी उनके सबके भी थोड़े नाम वगैरह पता होना चाहिए, नदी और कौन से जिले में वो। तो मैं यहाँ पे बोर्ड छोटा है, आप जब भी इनको याद करो या लिखो तो फिर इस हिसाब से लिखना। अब मैं तो एक एक के बारे में आपको बता देता हूँ। ये अपने कॉमन पॉइंट है, इनके अपने को क्या होना चाहिए, ऊपर नाम लिखना कि ये 4-5 बातें तो अपने को क्या होना चाहिए, किसी भी सभ्यता के बारे में पता होनी चाहिए।
अब अपन पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता। अब जो कालीबंगा सभ्यता है तो इसके क्या है, इसके उपनाम कौन कौन से, तो वो उपनाम अपने को पता होना चाहिए। जो कालीबंगा सभ्यता है अपने जो इंडिया की भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता आएगी वो आएगी सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अपने को अवशेष प्राप्त हुए वो कहाँ पे प्राप्त हुए, कालीबंगा सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नाम उपनाम है वो उपनाम अपन कालीबंगा सभ्यता में भी लिख सकते हैं। तो वो इसके लिए क्या क्या उपनाम है वो नाम भी अपन देखते हैं। इसको सिंधु घाटी से इसके उपनाम लिख रहे हैं अपन, तो कौन कौन से इसके उपनाम है। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पाकालीन, बस हड़प्पाकालीन, कालीबंगा सभ्यता, कांस्य युगीन, नगरीय सभ्यता, पश्य हड़प्पाकालीन और अद्य हड़प्पाकालीन सभ्यता, ये क्या है इसके उपनाम है। जो कालीबंगा सभ्यता है इसके उपनाम है। अब जो कालीबंगा सभ्यता है वो कहाँ पे स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और एक बार क्वेश्चन ये आया कि अकेला अपने को जिला याद नहीं रखना कि हनुमानगढ़ जिला जो मुख्यालय उसके कौन सी साइड स्थित है कालीबंगा सभ्यता। तो उस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कालीबंगा सभ्यता वो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय की कौन सी साइड स्थित है। तो आप इसमें पूरी बात लिख लीजिए कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में स्थित। जो कालीबंगा सभ्यता वो कहाँ पे स्थित है, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के किसमें, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो जो कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में आएगी, हनुमानगढ़ जिले में आएगी। कालीबंगा सभ्यता के उपनाम क्या क्या आएंगे, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं, पश्य हड़प्पाकालीन सभ्यता भी बोलते हैं, अद्य हड़प्पाकालीन सभ्यता भी। तो ये तो क्या है इसके उपनाम है। और ये कहाँ पे स्थित आएगी, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में स्थित आएगी। तो ये चीज देख लेना। अच्छा, अब कालीबंगा जो सभ्यता है इसको दशरथ शर्मा ने किस सभ्यता के नाम से पुकारा गया है। तो दशरथ शर्मा के अकॉर्डिंग इसका क्या नाम है, दशरथ शर्मा ने इसको बोलता सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। तो जो क्वेश्चन आया हुआ वो क्या आया हुआ है कि दशरथ की सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसके अकॉर्डिंग बोला गया, दशरथ शर्मा के। कौन सी सभ्यता को बोला गया, कालीबंगा सभ्यता को। तो ये चीज दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे बोला गया, कालीबंगा सभ्यता को बोला गया। ये इसका उपनाम है, ये इसकी स्थिति है कि कहाँ पे स्थित है। और दशरथ शर्मा के अकॉर्डिंग इसने क्या बोला, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा सभ्यता को बोला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट करते हैं। अब जो सिंधु घाटी कालीबंगा जो सभ्यता है ये दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत दो भागों में विकसित हुई है। कौन कौन से दो भाग हैं, पहला भाग है दुर्गीकृत व अदुर्गीकृत। दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत दो भागों में विकसित हुई। इस चीज का मतलब क्या है कि एक साइड इसमें दुर्ग भी बने हुए थे तो उस भाग को इसने अलग मान लिया, और अदुर्गीकृत मतलब बिना दुर्ग के वाला जो भाग था उसको अदुर्गीकृत। अब जब वो दुर्गीकृत होगी मतलब उसमें यदि एक भाग में दुर्ग बने हुए तो वो फिर उस चीज को क्या बोलेंगे अपन, दोहरी रक्षा प्राचीर। इस चीज का क्या मतलब मैं समझाता हूं आपको। यदि क्वेश्चन आए कि दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य अपने को कहां मिलेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, कालीबंगा आएगा। वो किस टाइप से, यदि दुर्ग बना हुआ है तो क्या होता है, दुर्ग बना हो तो उसके बाहर एक साइड तो क्या होगी, दीवार होगी। अगर अंदर यहाँ पे ये मान के चलो ये कि दुर्ग बना हो तो दुर्ग के बाहर वाली साइड ये क्या है, दीवार है, और अंदर क्या है, दुर्ग है। तो एक तो ये इसकी सिक्योरिटी हो गई, और फिर अंदर दुर्ग बना हुआ तो इसके बाहर जब मकान बनता है तो उसके बाहर वाली चीज की सिक्योरिटी हो जाती है। तो ये क्या हो गया, पहली ये मतलब पहली रक्षा इधर हो गई, दूसरी इधर हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य किसमें मिले, वो उसका आंसर ये क्या आएगा, कालीबंगा सभ्यता आएगा। तो आप इस चीज को लिख लीजिए कि दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य अपने को कहां से मिले, वो मिलेंगे कालीबंगा सभ्यता से। अभी आएगा किस नदी के किनारे स्थित, तो जो यहाँ की नदी आएगी
कि सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, तो उसका आंसर क्या आएगा, घग्गर नदी। जो हनुमानगढ़ में कौन सी नदी आती है, गंगानगर हनुमानगढ़ में कौन सी नदी आएगी, घग्गर नदी आएगी। घग्गर नदी है, इसके उपनाम क्या क्या आएंगे, इसको सरस्वती नदी भी बोलते हैं, द्वेषवती नदी भी बोलते हैं, और इसको मर्त नदी भी बोलते हैं। ये क्या है, इसके जो घग्गर नदी है इसके उपनाम है। जब अपन नदियां पढ़ेंगे तो नदियों में क्या पढ़ेंगे, आंतरिक प्रवाह की नदियां पढ़ेंगे, तो उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट नदी आएगी कौन सी आएगी, घग्गर नदी आएगी। इसके उपनाम आएंगे सरस्वती, द्वेषवती, मर्त नदी। तो ये क्या है, घग्गर नदी के उपनाम है। जो कालीबंगा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई है, तो उसके लिए अपने को उसका जो आंसर क्या आएगा, घग्गर नदी के किनारे। ये उसके उपनाम आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट करते हैं। अब अपने को इसमें क्या देखना, कालीबंगा सभ्यता में इसका खोज करता या उत्खनन करता कौन कौन है, तो उसके बारे में देख लीजिए। इसके लिए आएगा सर्वप्रथम इसकी पहचान किसने की, तो इसकी जो सर्वप्रथम आएगी कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले पहचान किसने की, तो उसका नाम आएगा लुइंगो टेस्टिटोरी। कालीबंगा की सभ्यता की सबसे पहले पहचान किसने की है, लुइंगो टेस्टिटोरी ने। फिर इसके लिए यदि खोज पूछी जाए, इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की, उसका नाम आएगा अमलानंद घोष ने। इसका अपने को टाइम भी ध्यान में रखना है, 1950-51। जो कालीबंगा सभ्यता है इसके लिए सर्वप्रथम इसकी पहचान किसने की, लुइंगो टेस्टिटोरी ने की है। और इसके लिए खोज पूछा जाएगा, इसका खोजकर्ता कौन आएगा, तो कौन आएगा, अमलानंद घोष आएगा। टाइम क्या आएगा, 1950-51 इसका टाइम आएगा। इसका उत्खनन करता पूछा जाए, इसका उत्खनन किसने किया, तो दो व्यक्ति, ब्रजवासी लाल और बीके थापर। इन्होंने कब किया, टाइम क्या आएगा, 1961-62। ब्रजवासी लाल, इसको बीवी लाल भी बोलते हैं, ये बीके थापर, बालकृष्ण थापर। तो इनके आप पूरे नाम भी इसको बालकृष्ण थापर बोलते हैं इसको, और इसको शॉर्ट में बीवी लाल भी बोलते हैं। तो ये दोनों नाम अपने को ध्यान रखने। इसकी सर्वप्रथम पहचान किसने आएगी, लुइंगो टेस्टिटोरी ने आएगी। इसका खोजकर्ता कौन आएगा, अमलानंद घोष आएगा। उसका टाइम क्या आएगा, 1950-51 आएगा। इसके लिए उत्खनन जो किया वो किसने किया, ब्रजवासी लाल या फिर बीवी लाल और बालकृष्ण थापर या फिर बीके थापर। इसका टाइम क्या आएगा, 1961-62। ये इसका टाइम आएगा। अपन ने इसमें क्या क्या पढ़ चुके, पहली चीज अपने इसमें क्या पढ़ा, उपनाम अपने कवर हो चुके, अपना जिला कवर हो चुका कि कौन से जिले में स्थित है, और तीसरी चीज क्या हो गई, किस नदी के किनारे विकसित है, और ये क्या इसके खोजकर्ता वगैरह जो है इसमें ये विकसित, ये इनके ये नाम हो चुके। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसमें जो अपने को साक्ष्य मिले वो कौन कौन से साक्ष्य मिले, या फिर अवशेष के रूप में क्या क्या चीजें मिली, तो वो चीज अपने को पढ़नी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि अपने को अवशेष या साक्ष्य के रूप में क्या क्या चीजें प्राप्त हुई, तो उन सब का भी अपने को क्या नाम याद रहना चाहिए। अवशेष या साक्ष्य के रूप में अपने को क्या क्या प्राप्त हुआ। यदि सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य यदि अपने से पूछा जाए कि सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो कौन सी सभ्यता से आएगा, कालीबंगा सभ्यता से। दूसरी चीज, जुते हुए खेत के यदि अवशेष पूछा जाए, जुते हुए खेत कहां से प्राप्त हुए, तो वो भी अपने को कहां से आएगा, कालीबंगा सभ्यता से आएगा। सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य, जुते हुए खेत, नालियां, और फिर बाद में तो पक्की नालियां भी प्राप्त हुई। पानी की निकासी के लिए जो नालियां होती हैं वो नालियां भी अपने को यहीं से प्राप्त हुई। 7 अवनकुंड, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था या फिर प्रणाली। इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब है मात्र सत्तात्मक प्रणाली। उस टाइम जो थी मात्र सत्तात्मक प्रणाली थी। तो ये अपन किस चीज के आधार पे बता सकते हैं कि मात्र सत्तात्मक प्रणाली थी। वहां पे अपने को क्या हुई है, मूर्ति प्राप्त हुई है। वो मूर्ति किसकी प्राप्त हुई है, महिला की, लेडीज की अपने को क्या हुई है, मूर्ति प्राप्त हुई है। उसके बिना जो अपने को सिक्के प्राप्त हुए, कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए, उस सिक्कों के ऊपर जो आज के टाइम में जो सिक्के के ऊपर जो अंकित होता है, जो मतलब जो भी पिक वगैरह लगी होती है, तो उस टाइम जो सिक्का था उसमें क्या था, लेडीज की फोटो थी। तो उसके आधार पे क्या आप बता सकते हैं कि उस टाइम जो व्यवस्था थी या प्रणाली थी वो कौन सी, मात्र सत्तात्मक प्रणाली थी। और फिर नेक्स्ट यहाँ लिख देता हूँ मैं, 5 पॉइंट यहाँ पे अपन लिख चुके हैं। पहला, सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य से जुते हुए खेत, नालियां मिली, बाद में पक्की नालियां भी मिली, 7 अवनकोण मिले, मात्र सत्तात्मक वहां की क्या थी, प्रणाली थी। और इसमें क्या मिला, जो सबसे पहले यदि अपने से पूछा जाए मिश्रित फसल, तो मिश्रित फसल में कौन कौन सी आएंगी, गेहूं, जौ, ये वगैरह, गेहूं, जौ और ज्वार। तो ये जो मिश्रित फसल के रूप में जो लोग यूज करते थे वो कौन कौन से थे, गेहूं, जौ, ज्वार, ये उनकी कॉमन चीजें। इसके बाद नेक्स्ट लीजिए, गेहूं, जौ, ज्वार, हाँ चावल भी लिख लीजिए इसमें, ये उसमें मिश्रित फसल में आएंगे। नेक्स्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नेक्स्ट देखते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो मेन अवशेष हैं ये अपने को इसमें प्राप्त हुए। अब इसमें जो अपने को नेक्स्ट देखना है वो देखना है कि सिंधु घाटी जो कालीबंगा सभ्यता है, इसका फिर पतन का कारण क्या क्या है। तो ये चीज देखनी है, किसका पतन हुआ, वो किस कारण हुआ। कि इस सभ्यता का पतन का कारण क्या। तो एक जो इतिहासकार आएंगे के.आर. यूनाडी। के.आर. यूनाडी के अनुसार इस सभ्यता का जो है पतन का कारण वो क्या आएगा, वो आएगा संक्रामक रोग। के.आर. यूनाडी के अनुसार इस सभ्यता का जो पतन हुआ वो किसके कारण हुआ, संक्रामक रोग के कारण हुआ। अन्य इतिहासकार, यदि किसी का पूछा जाए कि अन्य इतिहासकारों के अनुसार ने इसका जो पतन का कारण है वो क्या माना है, प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदा कोई भी हो सकती है, बाढ़ भी हो सकती है, भूकंप भी हो सकती है और कुछ भी, तो इसमें आएगा प्राकृतिक आपदा। इस सभ्यता है जो कालीबंगा सभ्यता है, इसका फिर पतन लास्ट में इसका एंड कैसे हुआ, तो उस एंड के लिए के.आर. यूनाडी इसने बताया कि इसका जो मतलब जो इस सभ्यता है इसका पतन किसके कारण हुआ, कोई संक्रामक रोग आया होगा, उस रोग के कारण फिर क्या यहाँ के जो भी यहाँ पे जो आदिमानव वगैरह जो रह रहे हैं वो सारे उस रोग के कारण क्या हो गए, सारे खत्म हो गए। जैसे अभी कोरोना आया, लेकिन उसका तो फिर क्या हो गया, लास्ट में इंजेक्शन वगैरह उसके लिए वैक्सीन वगैरह खोज ली, इसमें बहुत सारे लोग मरे। तो ऐसे उस टाइम कोई रोग आया होगा, उसके कारण क्या इनके इस सभ्यता का एंड हो गया। इसमें फिर अन्य इतिहासकारों ने क्या माना है कि कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी, बाढ़ भूकंप आया होगा, उसके कारण फिर क्या हुआ, यहाँ के सारे लोग खत्म हो गए। तो इस सभ्यता का जो एंड हुआ वो किस किस के कारण, ये दो इनके नाम, के.आर. यूनाडी के अनुसार संक्रामक रोग और अन्य इतिहासकारों के अनुसार प्राकृतिक आपदा। ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन इस पे क्या करें, हनुमानगढ़ जिला पढ़ रहे हैं। तो हनुमानगढ़ जिला में जो कालीबंगा सभ्यता के जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें थी वो अपन उसमें क्या कर सकें, कवर कर चुके हैं। लेकिन हनुमानगढ़ जो जिला है उसमें अपने को 2 सभ्यताएं और मिली, तो उन दोनों को भी अपने को नाम थोड़े ध्यान में रखने। एक आएगा रंगमहल सभ्यता। इस सभ्यता की यदि खोज पूछी जाए कि इस सभ्यता की खोज हुई है वो किसने की है, इसका या फिर खोजकर्ता कौन है, डॉक्टर अन्ना रेड्डी। डॉक्टर अन्ना रेड्डी के टाइम क्या आएगा 1952 से 1954। इसमें एक जो स्वीडिश दल था उसका जो नेतृत्व किसने किया, अन्ना रेड्डी ने किया। तो इसके नेतृत्व में क्या हुई है, इस जो रंगमहल सभ्यता है इसकी खोज हुई है। इसमें जो अपने को प्राप्त हुआ वो इसकी मैं मतलब ये लिख लीजिए आप, साक्ष्य या फिर अवशेष। किस चीज़ के अपने को इसमें साक्ष्य या अवशेष मिले, तो उसमें क्या आएगा, गुरु शिष्य की मूर्ति आएगी। तो
गुरु शिष्य की मूर्ति कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई है, तो उसमें क्या आएगा, रंगमहल सभ्यता आएगी। इसके लिए खोज किसने की है, डॉक्टर अनारिड ने की है। टाइम क्या आएगा 1952 से 54। जो एक स्वीडिश दल था उससे इसने क्या करवाई, खोज करवाई है। उसका नेतृत्व किसने किया, डॉक्टर अनारिड ने किया। इसमें जो ये दूसरी अपने हनुमानगढ़ में दूसरी सभ्यता पड़ी है रंगमहल, एक सभ्यता और पीलीबंगा। यदि सभ्यता अपने से पूछा जाए कि कहाँ पीलीबंगा सभ्यता, तो उसका आंसर भी अपन क्या करेंगे, पीलीबंगा सभ्यता, वो किसमें आएगी, हनुमानगढ़ में आएगी। हनुमानगढ़ में अपने की कितनी सभ्यताएं पढ़ी, 3 पढ़ी। पहली कालीबंगा सभ्यता, उसके बारे में तो अपने को सारी बातें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज कौन सी है, रंगमहल सभ्यता, उसके बारे में 1-2 चीजें पूछी जाती हैं कि रंगमहल सभ्यता उसका उत्खनन किसने किया, डॉक्टर अनारिड ने। टाइम 1952 से 54। यदि गुरु शिष्य की मूर्ति अपने को प्राप्त हुई, किस सभ्यता से प्राप्त हुई, उसका अपन आंसर क्या करेंगे, रंगमहल सभ्यता करेंगे। और यदि पीलीबंगा सभ्यता अपने को कहाँ से प्राप्त हुई, तो उसका आंसर भी क्या करेंगे अपन, जो हनुमानगढ़ जिला है उसी में करेंगे। हनुमानगढ़ जिले में 3 सभ्यताएं हैं, तीनों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले नेक्स्ट सभ्यता अपन दूसरी देखते हैं, गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट सभ्यता कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता। सभ्यता के बारे में अपने को जो ये इसके बेसिक पॉइंट मैं आपको बता चुका, उनका आप कंपैरिजन करके एक साथ लिख लेना। अब इस सभ्यता के उपनाम है उसको और क्या क्या बोलते हैं, इसको ताम्रयुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता भी बोलते हैं। ये क्या है, गणेश्वर सभ्यता के उपनाम है। ताम्रयुगीन सभ्यता, पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता। अब इसके बारे में अपने को क्या देखना है कि ये जो सभ्यता किस जिले में स्थित है, तो गणेश्वर सभ्यता आएगी किस जिले में स्थित आएगी, सीकर जिले में स्थित आएगी। और फिर यदि अपने को इसके बारे में नदी पूछा जाए कि किस नदी के किनारे आएगा, तो सीकर जिले से कौन सी नदी निकलती है, कातली नदी निकलती है। ये सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, तो कातली नदी के किनारे विकसित हुई है। पहली चीज क्या है, क्या पढ़ा आपने, इस सभ्यता के उपनाम क्या क्या है, सभ्यता का जो स्थान आएगा वो क्या आएगा, सीकर आएगा। और ये किस नदी के किनारे आएगी, तो कातली नदी के किनारे विकसित आएगी। इस सभ्यता के बारे में एक चीज और जो अपने को नई चीज इसमें ध्यान में रखनी है कि ये जो सभ्यता है इसको क्या बोलते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की इसको जननी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि तो तांबे के जो सबसे पहले के जो सिक्के प्राप्त हुए वो कहाँ से प्राप्त हुए, अपने को गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए, तो इसको उस कारण क्या बोलेंगे, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। इसको क्या बोला जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ये क्यों बोला जाता है कि सबसे पहले जो तांबे के सिक्के प्राप्त हुए, सबसे पहले तांबे के सिक्के प्राप्त कहां पे हुए, तो वो है गणेश्वर सभ्यता में। इस कारण इसको क्या बोला जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी बोला जाता है। आर्य सभ्यता, इसके बाद अपन जो नेक्स्ट पढ़ेंगे आर्य सभ्यता, उसमें क्या आएगा, तांबे के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए, तो उसको बोला जाएगा ताम्र नगरी बोला जाएगा। एक जैसे नाम है, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान में रखना। ये क्या है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। जननी का मतलब क्या होता है, उस चीज का जन्मदाता होता है। तो जननी के लिए मतलब सबसे पहले जो चीज प्राप्त हुई तांबे के सिक्के, वो कहां पे प्राप्त हुए, वो गणेश्वर सभ्यता में प्राप्त हुए। सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे तांबे के सिक्के सबसे ज्यादा कहां पे प्राप्त हुए, वो आएगा आर्य सभ्यता, जो इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे उदयपुर में। तो इस कारण उसको क्या बोला जाएगा, उसको ताम्र नगरी बोला जाएगा। तो ये चीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो चीज इसमें देखनी है, किसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की आरसी अग्रवाल या फिर रतन चंद्र अग्रवाल, इनका पूरा नाम। शॉर्ट में इनको आरसी अग्रवाल भी बोलते हैं। इसका टाइम आएगा 1972। खोज के बाद इसमें क्या देखना है, इसका उत्खननकर्ता कौन है या फिर इसका उत्खनन किसने किया। तो इसका उत्खनन आएगा आरसी अग्रवाल और इनके साथ कौन आएंगे, विजय कुमार। आरसी अग्रवाल प्लस विजय कुमार, इनका तो टाइम आएगा 1977।
तो ये पॉइंट अपना कवर हो चुका है। इसकी खोज किसने की, उत्खनन किसने की। तो सबसे पहले मैंने आपको जो पॉइंट बताए थे, पहला पॉइंट क्या है कि इस सभ्यता के उपनाम क्या क्या है, इस सभ्यता की जो स्थिति है वो कहाँ पे है, इस सभ्यता के लिए जो इसका खोजकर्ता कौन है, इसका उत्खननकर्ता कौन है, और ये सभ्यता है इसके बारे में नेक्स्ट चीज क्या अपन ने क्या पढ़ी थी, किस नदी के किनारे विकसित है। तो ये जो पॉइंट है ये अपने इसमें क्या हो चुके, पूरे कवर हो चुके। अब जो अपन पढ़ रहे हैं सिक्कर, तो सिक्कर में अपने को एक चीज और ध्यान में रखनी, यदि पूछा जाए गुराड़ा सभ्यता कहाँ स्थित है, तो सिक्कर में अपन ये एक पहली सभ्यता तो अपन ये अपनी पूरी हो चुकी, गणेश्वर सभ्यता, उसके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। दूसरी आएगी गुराड़ा सभ्यता। यदि ये पूछा जाए कि गुराड़ा सभ्यता कहाँ है या फिर कहाँ पे विकसित हुई, तो उसके लिए यदि जिला पूछा जाए तो कौन सा आएगा, सिक्कर आएगा। ये दोनों किसमें आएंगी, सिक्कर। सिक्कर में दो सभ्यताएं, पहली कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैं आपको कवर करवा चुका। नेक्स्ट यदि पूछा जाए गुराड़ा सभ्यता कहाँ पे विकसित हुई है, तो फिर वो भी कहाँ आएगा, सिक्कर में आएगा। इधर 2744 के समथिंग क्या हुए थे, सिक्के प्राप्त हुए थे जो गुराड़ा सभ्यता इसमें। तो ये जो सभ्यता आएगी ये भी कहाँ पे आएगी, सिक्कर में आएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो सभ्यता देखते हैं, आहड़ सभ्यता। इसको आहड़ भी मिलता है या फिर आयड़ भी बोलते हैं, आयड़ भी मिलता है कई जगह अपने को, आयड़ सभ्यता। इस सभ्यता नेक्स्ट जो सभ्यता पढ़ रहे हैं कौन सी, आहड़ या फिर आयड़ सभ्यता। अब इस सभ्यता के उपनाम है वो क्या क्या है, उपनाम, इसको बनास सभ्यता भी बोलते हैं, और इसको स्थानीय भाषा में आगाटपुर या फिर दुलकोट सभ्यता भी बोलते हैं। तो ये तो क्या हो गए, इस सभ्यता के उपनाम हो गए। सभ्यता कौन सी, आहड़ या फिर आयड़ सभ्यता है, इसको उपनाम क्या कहें, बनास सभ्यता, स्थानीय भाषा में इसको आगाटपुर या फिर दुलकोट सभ्यता भी बोलते हैं। अब ये जो आहड़ सभ्यता है वो कहाँ पे है, अगर जिला पूछा जाए कौन से जिले में आएगी, तो इसका नाम आएगा उदयपुर। इसके लिए अपने को नदी पूछा जाए कि किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो नदी में कौन कौन सा लगाना, आयड़ नदी, आयड़ या फिर आहड़, ये दोनों नाम है। आहड़ भी मिल सकता है अपने को, आयड़ भी मिल सकता है। तो इस जो सभ्यता का नाम पड़ा वो किसके कारण पड़ा, आयड़ नदी थी, और आयड़ नदी है उसको फिर बेड़स नदी भी बोलते हैं। और इसको यदि ये ऑप्शन में नहीं है दे तो फिर अपने को बनास भी मिल सकता है, बनास नदी भी। जो आयड़ और बेड़स नदी है इसका ये है कि जब अपन उदयपुर पढ़ेंगे तो उदयपुर में क्या आएगा, उदयपुर में उदय सागर झील है, तो उदय सागर झील में जो आयड़ नदी है वो उदय सागर झील में मिलती है। उसके बाद जो उसका नाम हो जाता है वो बेड़त नदी हो जाता है। तो आयड़ या फिर बेड़त, और ये दोनों नाम ना मिले, यदि अपने को बनास नाम मिले तो इसका अपन क्या कर देंगे, बनास भी कर देंगे। तो ये है आयड़ सभ्यता, ये इसके उपनाम है। जिला पूछा जाए कौन सा आएगा, उदयपुर जिला आएगा। और उसके बाद यदि अपने को नदी पूछी जाएगी कौन सी नदी आएगी, तो आयड़ या फिर बेड़त नदी आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इसके बारे में देखना है, इसकी खोज किसने की। मैं आपको बता चुका है तीनों चार जो स्टार्टिंग की तीन चार सभ्यता, इनके आप एक एक पॉइंट बना के जो मैंने आपके ऊपर जो कॉमन पॉइंट थे वो सारे बता दिए थे, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है कि फिर आपको आसानी से जल्दी याद हो और लंबे टाइम तक के लिए याद है। तो इसके लिए खोज किसने की, इसके लिए अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की। 52-53 में इसकी खोज किसने की, अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की। इसका उत्खनन किसने किया, या फिर ये भी यहाँ पे इसका उत्खनन भी आएगा और सर्वाधिक उत्खनन भी आएगा। तो उत्खनन के फिर ये भी आ सकता है कि पहली बार इसका उत्खनन किसने किया, तो उसका आएगा आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र आरसी अग्रवाल। इससे पहले वाले में अपने पढ़ा है आरसी अग्रवाल की फुल फॉर्म क्या आएगी, रतन चंद्र अग्रवाल। टाइम क्या आएगा 1955-56। सर्वाधिक उत्खनन यदि पूछा जाए एचडी साखलिया, जो पूना विश्वविद्यालय से संबंधित थे। इनका टाइम है 61-62। इसके बारे में तीनों नाम। सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की है, अक्षय कीर्ति व्यास ने। ये टाइम आएगा 1952-53 आएगा। इसका उत्खनन किसने किया, आरसी अग्रवाल ने 55-56 में। सर्वाधिक उत्खनन किसने किया, एचडी साखलिया, ये पूना विश्वविद्यालय उससे संबंधित थे, तो इसने क्या इनका क्या किया, सर्वाधिक उत्खनन किया। इनका टाइम आएगा 1961-62। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट जो चीज अपने को इसमें देखनी है कि इसमें अवशेष या साक्ष्य किस चीज के प्राप्त हुए। अवशेष या साक्ष्य के रूप में क्या मिला। तो एक तो ये कि यहाँ के लोग किन किन चीज़ों से परिचित थे, तो ये चीज़ भी बार बार पूछी जाती है। तो जो आयड सभ्यता है या उदयपुर में जो है, यहाँ के लोग किन किन चीज़ों से परिचित थे, तो उनके लिए अपने को तो लिखना है परिचित किन किन चीज़ों से। गेहूं से परिचित थे, जवार से और चावल से। इनके लिए पूछा जाए कि किन से अपरिचित थे, तो चांदी धातु से अपरिचित थे। मतलब चांदी धातु के बारे में इनको पता नहीं था कि चांदी मतलब ऐसे कोई चांदी नाम की कोई धातु होती है, उसके बारे में इनको क्या था, पता नहीं था चांदी। तो जो यहाँ के जो लोग हैं परिचित किन से, गेहूं जवार चावल से परिचित है, और अपरिचित किन से, चांदू धातु से क्या है, अपरिचित है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया इससे पहले वाला जब पढ़ रहे थे कि यहाँ पे क्या तांबे के सर्वाधिक क्या हुए, सिक्के प्राप्त हुए। तो इसको क्या बोला जाएगा, जो ताम्र नगरी बोला जाएगा। तो ताम्र नगरी किसे बोलेंगे, आयड जो सभ्यता है उसको क्या बोला जाएगा, ताम्र नगरी भी बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा, सर्वाधिक तांबे के सिक्के प्राप्त। इससे पहले वाला अपन ने पढ़ा, वो क्या पढ़ा था, उसमें ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी पढ़ा था। जननी का मतलब स्टार्टिंग में सबसे पहले जो प्राप्त हुए वो किसमें आएगा, गणेश और सभ्यता में आएगा। और सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो प्राप्त हुए वो किसमें हुए, वो ताम्र नगरी। इसको क्यों बोलते हैं कि सर्वाधिक प्राप्त हुए, वो किसके लिए आएगा, आयड का मतलब उदयपुर में जो है सभ्यता विकसित हुई है। ये लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। यदि मिट्टी से निर्मित बैल पूछा जाए तो भी अपने को यहीं से प्राप्त हुआ है। मिट्टी से निर्मित बैल की आकृति, लाल काले मर्द बांड यदि अपने से पूछा जाए तो वो भी अपने को यहीं से प्राप्त हुए। दो मुंह का यदि चूल्हा पूछा जाए तो भी अपने को यहीं से प्राप्त हुआ है। क्या कहें, मिट्टी से निर्मित बैल क्या करती है, वो भी अपने को यहीं से प्राप्त हुई है। लाल काले मर्द बांड यदि अपने से पूछा जाए कहाँ प्राप्त हुए, तो वो भी अपने से यहीं से प्राप्त हुए। और यदि अपने से पूछा जाए कि दो मुंह का चूल्हा है वो कहाँ पे प्राप्त हुआ है, तो वो भी अपने को यहीं से प्राप्त हुआ है। यदि ये पूछा जाए कि जो मुर्दा होता है उसको दफनाते हैं तो उसको उत्तर की साइड रख के जो दफनाने के प्रमाण प्राप्त हुए वो भी अपने को यहीं से प्राप्त हुए। क्या है, मुर्दे को उत्तर दिशा की तरफ रखकर दफनाने के जो प्रमाण प्राप्त हुए वो भी अपने को कहाँ से प्राप्त हुए, ये जो अपन आयड सभ्यता पढ़ रहे हैं या फिर आयड सभ्यता पढ़ रहे हैं। आयड सभ्यता के अवशेष में ये 5-6 बातें इंपॉर्टेंट थी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछी जाती। मिट्टी से निर्मित बैल की आकृति पूछा जाए, लाल काले मर्द बांड पूछा जाए, दो मुंह का चूल्हा पूछा जाए, और मुर्दे को उत्तर दिशा की तरफ रखने का यदि अपने को पूछा जाए कि पहली बार कहाँ से पता चला, तो वो अपने को कहाँ से पता चला, आयड सभ्यता से पता लगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अनाज को रखने के लिए मिट्टी की जो कोठी होती थी उसको उस टाइम क्या बोला गया, यदि गोरे पूछा जाए या फिर कोठे, उसको उस टाइम क्या बोलते थे, गोरे या फिर कोठे। जो अनाज रखने के लिए, आज जो अपन अनाज रखते हैं वो किस में रखते हैं, जो टंकियों में रखते हैं, तो उस टाइम जो मिट्टी की जो बनी हुई थी उसको क्या बोलते थे, गोरे या फिर कोठे बोलते थे। तो अनाज रखने के लिए उस टाइम जो यूज किया जाता था उसको क्या बोलते थे, गोरे या फिर कोठे बोलते थे। ये इसके क्या है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो है बार बार पूछे जाते हैं।
मिट्टी की क्या है, बटिया भी प्राप्त हुई। वो किसके लिए, तांबे को गलाने के लिए। तो यही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें जो अवशेष प्राप्त हुए, इसमें से यदि किसी का भी अपने को नाम आ जाए तो अपने को ध्यान में रहना चाहिए कि ये अवशेष अपने को कहाँ, आयड या फिर आयड सभ्यता जो कहाँ है उदयपुर है उसमें अपने को प्राप्त हुआ। तो इसके जो 4-5 पॉइंट हैं वो अपन पूरे कर चुके। पहला इसके उपनाम क्या क्या है, फिर इसकी स्थिति क्या है, नेक्स्ट ये किस नदी के किनारे विकसित है, फिर इसका खोजकर्ता कौन है, इसका उत्खननकर्ता कौन है, और फिर इसमें अवशेष कौन कौन से हैं। तो ये मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बता चुका कि ये जो 4-5 पॉइंट है ये एग्जाम में यही बार बार रिपीट होते हैं। तो इन सारों का अपने को जो भी सभ्यता पढ़ रहे हैं उसके बारे में इसका पता होना चाहिए। ये सारे कवर इसमें अपन कर चुके। नेक्स्ट देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, उदयपुर। तो उदयपुर में अपन ने एक ही सभ्यता पढ़ी है, उदयपुर में एक दूसरी सभ्यता है जिसके बारे में भी पूछ लिया जाता है, बालाथल सभ्यता। तो कहाँ पे आएगी, उदयपुर की पढ़ रहे हैं तो अपन उदयपुर लिख लेते हैं कि बालाथल सभ्यता है वो कहाँ पे, उदयपुर। इस सभ्यता में अपने को जो ध्यान में रखने वाली चीज़ है वो कौन सी, अच्छा इस सभ्यता का फिर खोज किसने किया, बी.एन. मिसर ने। टाइम आएगा 1993। इस सभ्यता में जो अपने को अवशेष प्राप्त हुआ वो क्या है, 11 कमरों वाला विशाल भवन इसमें प्राप्त हुआ है। ग्यारह कमरों वाला विशाल भवन। इस जो बालाथल सभ्यता इसमें जो ये चीजें ध्यान रखनी है, बालाथल सभ्यता कहाँ पे है, जिला पूछा जाए कौन सा आएगा, उदयपुर आएगा। इसकी खोज किसने की, बी.एन. मिसर ने किया। टाइम क्या आएगा 1993 आएगा। यदि पूछा जाए 11 कमरों वाला विशाल भवन किस सभ्यता से प्राप्त हुआ, बालाथल सभ्यता, जो कि कहाँ है, उदयपुर में। एक सभ्यता उदयपुर में और आती है जिसका नाम ही पूछा जाता है कि जाडौल सभ्यता कहाँ पे विकसित हुई है, जाडौल सभ्यता। तो उसके लिए भी क्या ध्यान में रखना अपने को, उदयपुर कि जाडौल सभ्यता वो भी कहाँ पे आएगी, उदयपुर में। अब मैं इन दोनों सभ्यताओं के मैंने आपको नाम इसलिए लिखा दिए कि वो अगर एक जिला अपन पढ़ रहे हैं कि जो मेन इस जिले की सभ्यता वो कौन सी, आयड सभ्यता। तो आयड सभ्यता के साथ उदयपुर यदि पढ़ रहे हैं तो उदयपुर में जो भी एक या दो छोटी मोटी जो सभ्यताएं विकसित हुई उनके भी अपने को क्या नाम साथ साथ में याद रहने चाहिए। पहली कौन सी पढ़ी है अपन ने, आयड पढ़ी है उदयपुर में। दूसरी कौन सी पढ़ी है, बालाथल पढ़ी है। तीसरी कौन सी पढ़ी है, जाडौल सभ्यता पढ़ी है। ये सभी आप देख लीजिए।